चलो पॉजिटिव टेम्परेचर का फ़र्क पता लग गया था। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव की बिना देखे एग्जांपल बताओ जल्दी से, बिना देखे कॉपी में। कल बताई थी ना एग्जांपल पॉजिटिव की। एग्जांपल हैं प्योर मेटल्स, याद भी करना है कहीं का, वो मटेरियल इकट्ठा नहीं करना। नेगेटिव टेम्परेचर की कोफिशिएंट की है सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एक और होती है कार्बन। अच्छा एक और होती है, याद करो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये याद करने हैं, कॉपी में इकट्ठे नहीं करने। अभी याद कर लो, बाद में जाके डिफ़िकल्ट हो जाएगा फिर तुम्हारे लिए, क्योंकि वो फिर हैवी कंटेंट शुरू हो जाएगा। फिर इसका कहाँ बेसिक का इतना टाइम मिलेगा तुम्हें, समझ गए। चलो लिखो डायामैग्नेटिक मटेरियल। लिखो, हेडिंग डालो डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा डाइपोल्स बताए थे तुम्हें मैंने, डाइपोल्स बताए थे ना, क्या होते हैं जिसके दो पोल होते हैं, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है, ये होते हैं डाइपोल। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बताया था। मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी मटेरियल को तुम क्या पास करोगे, करंट पास करोगे। क्या पास करोगे, करंट पास करोगे। अगर वो मटेरियल आयरन है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, मैग्नेट। क्या बन जाएगा, मैग्नेट। अब कि अगर ये आयरन है मटेरियल, ठीक है, या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो अभी बाद में चलेंगे। आयरन है मटेरियल, तो उसके आसपास मैंने कॉइल लपेट कर उसके अंदर से क्या पास करवा दिया, करंट पास करवा दिया, तो उसने अपने वो क्या बन गया, खुद मैग्नेट। मैग्नेट बनने से उसने आसपास अपने एक बाउंड्री बना ली। क्या बना ली, क्या बना ली, एक बाउंड्री बना ली। ठीक है, बाउंड्री के अंदर क्या फ्लो कर रही हैं, फील्ड फ्लो कर रही हैं। अपने आसपास क्या बना ली, एक बाउंड्री बना ली। बाउंड्री में क्या फ्लो कर रही है, फील्ड। फील्ड की वजह से ही बाउंड्री बनी, जिसके कारण अगर इस बाउंड्री के अंदर कोई और मटेरियल में लेकर आया तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। और वो भी मटेरियल किसका होना चाहिए, आयरन का ही होना चाहिए। लक्कड़ को थोड़ी ना अट्रैक्ट कर लेगा, समझ रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड इसे कहते हैं, जब एक मैग्नेट अपने आसपास एक दायरा बना ले, बाउंड्री बना ले, जिसके अंदर कोई दूसरा आयरन का पीस आया तो वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये जो लाइनें बनाई हैं इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस। समझ गए, क्लियर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब डायामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल है, नाम क्या बोल रहा है, मटेरियल है ना, कोई एक मटेरियल है। इस मटेरियल में जो खाली मटेरियल है, मतलब मैं कोई बाजार से एक डायामैग्नेटिक मटेरियल लेकर आया, अब इस मटेरियल में पहले से कोई भी डाइपोल प्रेजेंट नहीं है। मटेरियल के अंदर कोई भी डाइपोल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, देयर इज, चलो मैं लिखवा देता हूँ,
देयर इज नो डाइपोल प्रेजेंट इन द मटेरियल बिफोर अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड। देयर इज नो डाइपोल, कोई भी डाइपोल प्रेजेंट नहीं है मटेरियल में। इन बताता है अंदर, इन क्या बताता है अंदर, इन मटेरियल बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने से पहले कोई भी डाइपोल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं था। हिंदी में लिखना, हिंदी में लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले इसके अंदर कोई भी डाइपोल प्रेजेंट नहीं था। किसके अंदर? डायामैग्नेटिक के अंदर। ये आप पहले रफ बनाते हो, फिर घर जाके फिर करते हो, ठीक है। इसके अंदर कोई भी डाइपोल प्रेजेंट नहीं था। कब? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले, पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी बाहर से, ठीक है, जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी बाहर से, सर कैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूँ, कैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूँ? देखो आप तो बोल रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड जब तक कॉइल नहीं वाउंड करोगे, करंट नहीं पैदा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी नहीं, ठीक है। एक तरह से और आती है। मैंने ना दो मैग्नेट लिए, क्या लिए? दो मैग्नेट लिए, दो क्या लिए? मैग्नेट लिए। दोनों को दूर दूर रख दिया, ठीक है, दूर दूर रख दिया। एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट तक एक मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करती है, दायरा तो बनाएगी ना। अगर इतनी पास रखूंगा तो वो अट्रैक्ट ही कर लेगी, दूर रखूंगा तो एक दायरा बनेगा बीच में, दोनों के बीच में बाउंड्री बनेगी जिसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस फ्लो कर रही होंगी, ठीक है, समझ रहे हो, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड भी बोल देते हैं। अब ये दोनों के बीच में फ्लो कर रहे हैं लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही है, सब एक ही चीज़ होती है। मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तुम्हें मैंने बताया था कि अगर एक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? साउथ से नॉर्थ। और बाहर से कहाँ फ्लो करती है? नॉर्थ से साउथ। तो इस मटेरियल में इधर से इधर अगर फ्लो कर रही है तो इसका नॉर्थ यहाँ होना चाहिए और इसका साउथ यहाँ होना चाहिए। क्यों सर? ये बीच में क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है ना। हवा में नॉर्थ से साउथ करेगी, हवा में तो नॉर्थ से साउथ करेगी, तो बची हुई क्वांटिटी कहाँ लिख दोगे? इधर वाली साइड। मतलब मटेरियल को मैंने इस डायरेक्शन में रखा तभी मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही है, समझ रहे हो। मैंने दो मटेरियल लिए ना, दो मटेरियल लिए, अब इधर से इधर फ्लो कर रही है, ठीक है। हवा में बीच में क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। एयर प्रेजेंट होने के कारण नॉर्थ से साउथ फ्लक्स फ्लो करता, तो इसका नॉर्थ इधर होगा, इसका साउथ इधर होगा, तभी तो नॉर्थ से साउथ फ्लक्स फ्लो कर रहा है। दूसरा बचा हुआ क्वांटिटी दूसरी जगह लिख दो, समझ गए। अब मैं जो ये कह रहा हूँ ना मटेरियल को अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले क्या मतलब है, ये दो मैग्नेट लिए, दो मैग्नेट साइड पे पड़े थे, मैंने उस मटेरियल के अंदर, पहले मटेरियल में कुछ नहीं फ्लो हो रहा था, ये मेरे हाथ में मटेरियल है, ये मेरे हाथ में मटेरियल है, इसमें कोई भी डाइपोल प्रेजेंट नहीं है। पर जैसे ही मैंने इसे दो मैग्नेट के बीच में रख दिया तो इसके अंदर भी लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करने लग जाएगा कि नहीं। अब ये कह रहा हूं कि मैंने जब इसको मैग्नेटिक फील्ड दी बाहर से का क्या मतलब, दो मैग्नेट के बीच में ले जाके इसको रख दिया, दो मैग्नेट के बीच में ले जाके इसको रख दिया, जिसमें ऑलरेडी हवा में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही थी, उसमें बीच में ले जाके रख दिया। अब जैसे ही मैं इसे बीच में ले जाके रखूंगा, इसके अंदर डाइपोल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? डाइपोल्स बनेंगे। सबसे पहले इस मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है? इस डायरेक्शन में। हमेशा नहीं करती, एग्जांपल लेकर बात कर रहा हूं मैं। क्या लेकर बात कर रहा हूं? एग्जांपल। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। इसके अंदर डाइपोल बनेंगे। क्या बनेंगे? डाइपोल बनेंगे, छोटे छोटे डाइपोल बन जाएंगे। कब? जब मैग्नेटिक फील्ड इसको दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। इसके अंदर डाइपोल बन गए। डाइपोल जाते कहां से हैं? मटेरियल के अंदर से। मटेरियल के अंदर से जाएंगे कहां से? मटेरियल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जाएगी कहां से? साउथ से नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ जाएगी।
अगर इसमें डाइपोल भी ऐसे बन जाएं, ये साउथ, ये नॉर्थ, 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 तो डैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड वाली जो लाइंस है मटेरियल उस लाइंस को अपने अंदर से पास होने दे रहा है, क्योंकि वो भी सपोर्ट कर रही है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बाहर से कर रही थी, अंदर से उसी डायरेक्शन में सपोर्ट कर रही हैं। मतलब इसके अंदर से ज़्यादा लाइंस फिर पास होने लग जाएंगी। अगर वो उसी शेप में मुड़ गया जिस शेप में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही थी, तो मटेरियल के अंदर से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस फ्लो करने लग जाएंगी। समझ रहे हो इतनी चीज़? अब उल्टा भी समझाता हूँ। मान लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाई, ठीक है, इसके अंदर जो डाइपोल प्रेजेंट थे ना वो उल्टे बन गए। उल्टे कैसे बन गए? अगर इसके अंदर प्रेजेंट डाइपोल इस डायरेक्शन में बना है तो हमें तो पता है मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से कहाँ फ्लो करती हैं, साउथ से नॉर्थ। तो मटेरियल कह रहा है मेरे अंदर से तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, अंदर से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, बाहर से तुमने उल्टा लगा दिया, बाहर से तुमने उल्टा लगा रखा है, मेरे अंदर तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी लाइंस। मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोकने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो? जब मटेरियल बाहर से अप्लाई की गई मैग्नेटिक फील्ड को रोके, जब मटेरियल, ध्यान से सुनना, जब मटेरियल बाहर से अप्लाई की गई मैग्नेटिक फील्ड को रोके तब वो मटेरियल कभी भी मैग्नेट नहीं बन सकता। डाया का मतलब ही क्या होता है कि मैग्नेट नहीं बन सकता मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बावजूद। समझ गए? रीजन क्या बना? रीजन ये बना, डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसको मैग्नेटिक फील्ड दे भी दूं ना तब भी वो मैग्नेट नहीं बनेगा, तब भी वो मैग्नेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? रीजन क्या है? सर उसके अंदर ना इस तरह से डाइपोल बनते हैं, देने के बाद इस तरह से डाइपोल बनते हैं जो उल्टी डायरेक्शन में फील्ड को फ्लो करा रहे होते हैं, जिस कारण वो बाहरली वाली फील्ड को रोकते हैं। समझ गए इतनी चीज? इतनी चीज समझ गए? इसको सरल भाषा में लिखाएंगे। सबसे पहले ये लिखो डायमैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल, डेफिनेशन। टेंशन मत लो, थोड़ा सा मतलब अब वो हो गया बैठो, क्योंकि बेसिक पिछला खत्म हो गया, अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आएगा, उसको समझने की ताकत चाहिए। ठीक है, मैं दो तीन बार समझा दूंगा, बट ये ना ध्यान कहीं और जा रहा हो, इधर हो ना, वो फिर चीज़ जितनी मर्जी बारी समझा दूँ ऊपर से निकल जाएगी। क्योंकि इतना क्लियर कोई नहीं आजकल बताता, क्योंकि ये सारा बेसिक हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मानो ना मानो ये फिजिक्स केमिस्ट्री में ये सारा कुछ आ चुका है, साइंस में डायमैग्नेटिक हम पढ़े हुए हैं साइंस में 10th की। लिखो द मटीरियल विच डज नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक मटीरियल। आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, MAG लिख रहा हूं, तुमने पूरा लिखना, पूरा लिख लो, मैं बोल तो पूरा रहा हूं ना। मैग्नेटिक फील्ड, आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल्स आर अलाइंड। अलाइंड का क्या मतलब होता है? अपने आप को किस डायरेक्शन में मोड़ना। ठीक है, अपने आप को किसी डायरेक्शन में घुमाना। अलाइंड का मतलब लिख लो नीचे, मैं वेट करता हूं। अपने आप को किसी डायरेक्शन में घुमाना, अपने आप को किसी डायरेक्शन में घुमाना। आर अलाइंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन ही बोला ना, अपने आप को बाहर वाली फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा लेते हैं। आर अलाइंड इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल
मैग्नेटिक फील्ड। बताता हूँ क्या मतलब है इसका। सबसे पहले तो कोई डाइपोल प्रेजेंट नहीं थे जब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल को दी नहीं थी। ठीक है, जब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल को दी नहीं थी। उसके बाद क्या होने लग गया, उसके बाद क्या होने लग गया कि ये बड़ा सारा मटेरियल था, इसको हमने जैसे ही एक्सटर्नल से इलेक्ट्रिक फील्ड दी, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी दी, ठीक है, इसके अंदर ना डाइपोल बनने लग गए। डाइपोल इस डायरेक्शन में बना, एक ही बना के दिखा रहा हूं कि उसने अपने आप को साउथ इधर ले लिया और नॉर्थ इधर ले लिया। दैट मीन्स अंदर से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फ्लो करी, साउथ से। ठीक है, मतलब वो अपने अंदर से किस डायरेक्शन में घुमा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड को, इस डायरेक्शन में। मतलब जो ये डाइपोल बना ना, उसने अपने आप को इस तरह से घुमा लिया कि फील्ड अपने अंदर से इधर इस वाली डायरेक्शन में ले आया वो। ठीक है, ये घुमा के ये एक डाइपोल बना। डाइपोल ने अपने आप को ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया कि ताकि मेरा नॉर्थ इधर आ जाए और साउथ इधर आ जाए, जिसकी वजह से फील्ड मेरे अंदर से इस डायरेक्शन में बने। बाहर से हमने इस डायरेक्शन में दे रखी है, अंदर से इस डायरेक्शन में बन गई, एक दूसरे को रोक रहे हैं, ऑपोजिट बन गई ना, ऑपोजिट बन गई। ऑपोजिट बन गई किसके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। डाइपोल्स ने अपने आप को अलाइंड कर लिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, किसके ऑपोजिट में, बाहर वाली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, अब अंदर से ऐसे बन गई, ये ग्राफ बना लो, डायग्राम बना लो, सॉरी एक ही बना लेना, बड़ा वाला बनाना अच्छा लगता है। समझ गए। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, ऊपर बना रहा हूं, मटेरियल को जब हमने दो मैग्नेट के बीच में रखा, दो मैग्नेट के बीच में रखा, तो इधर से उधर जा रही थी जो लाइंस, इधर से उधर जा रही थी जो लाइंस, वो इसके अंदर से ना होकर बाहर से इधर गई। ये ऐसे, ये ऐसे, अंदर से तो गई नहीं, उसने जाने ही नहीं दिया। समझ गए, क्लियर हो गया। ये आपको अक्सर ये वाली डायग्राम मिलती है डायामैग्नेटिक की, बस ये वाली डायग्राम मिलती है, कभी भी बुक्स में देखोगे तो, डायामैग्नेटिक मटेरियल। अपने अंदर से उसने मैग्नेटिक लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड को जाने ही नहीं दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, 2020 में भी आया, 19 में भी आया, 16 में भी आया और अब 21 में भी आया था। क्या आया था वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें से क्या क्वेश्चन आया था वो आगे मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, बट हमेशा क्वेश्चन आता है। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलें आगे। ऑनलाइन समझ आ रहा था या ऑफलाइन ज़्यादा मज़ा आता है? ऑफलाइन, ऑफलाइन डाउट नहीं, सोचते हैं कि हाँ मुझे पूछेंगे, बात करके बताया ही जाता है। अच्छा, क्लियर हुआ। ठीक है, डायामैग्नेटिक क्लियर हो गया ना। अभी इसके अंदर और पढ़ेंगे।
लिखो एक वर्ड मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, कल वाली वीडियो तैयार होगी, आज पड़ जाएगी, ठीक है। वो 6 GB की थी, उसको 500 MB की बनाया मैंने, मसा खींच के, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करा। पर मैग्नेटाइजेशन सिंबल कैपिटल M, छोटा M मत पा देना। मैग्नेटाइजेशन लिखो इसकी डेफिनेशन, इसको डबल अंडरलाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना उसके आगे स्टार लगा लिया करो छोटा सा, ताकि ना वो तुम्हें रिवीजन करते टाइम पता लग जाए कि जिसके आगे स्टार लगा उसको तो करना ही करना है, ठीक है। एबिलिटी लिखो, एबिलिटी ऑफ अ डाइपोल टू अलाइन, लिख देता हूँ, एबिलिटी ऑफ अ डाइपोल टू अलाइन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। सर मतलब एबिलिटी क्या होती है? क्षमता, हमारी कितनी क्षमता है पढ़ने की, कितनी कैपेबिलिटी है। डाइपोल की कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है कि वो अपने आप को अलाइन कर ले, अपने आप को उस डायरेक्शन में घुमा ले। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगी है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजेशन। कैसे? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर डाइपोल मटेरियल का अपने आप को इस डायरेक्शन में घुमाए जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो उस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा। सर कंफ्यूज मत करो, मैग्नेटाइजेशन कुछ नहीं है। अगर इसने उस डायरेक्शन में घुमा लिया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेट बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। वही तो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैग्नेटाइजेशन। अगर डाइपोल अपने आप को उसी डायरेक्शन में घुमा लेता है जिस डायरेक्शन में बाहर वाली फील्ड है, तो वो मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन M क्या होगी? ज़्यादा वैल्यू की होगी। जो नहीं घुमा पाता उसकी M वैल्यू कम होगी। बस सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ रहे हो? एबिलिटी ऑफ अ डाइपोल टू अलाइन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इज नोन एज अ मैग्नेटाइजेशन। डाइपोल की कितनी क्षमता है जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए मटेरियल को, वो अपने आप को किस तरह से अलाइन कर पाता है उस डायरेक्शन में, उसको क्या कहते हैं? उस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन। सिंपल सा मतलब, अगर डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को घुमा ले तो मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा, अदरवाइज कम। लिखो, इफ डाइपोल मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड then magnetization M of a material is high। क्या हो गया? इतने फोन है, साइलेंट पे कर लो, ठीक है। और लिख के इसके नीचे लिखो, बस आज का आइए, ठीक है। कल से ट्रांसफार्मर स्टार्ट करेंगे पूरा कंप्लीट, ठीक है। बस ये आज का थोड़ा सा रह गया था, इसलिए मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। इफ अ डाइपोल मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल इज हाई। वही चीज़ तो लिखवाई है। अगर डाइपोल उसी डायरेक्शन में मूव कर जाए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, तो उस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन M हाई होगा। और करके लिखो, इफ डाइपोल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर बस ऑपोजिट कर लेना, मूव इन ऑपोजिट, सेम की जगह ऑपोजिट कर लो और यहां पर लो कर देना। सेम की जगह ऑपोजिट कर लो, बाकी सारी लाइन ऐसे ही है। हैं?
क्या चीज़ है? सेम की जगह ऑपोजिट कर लेना, हाई की जगह लो कर लेना। क्लियर हुआ? मैग्नेटाइजेशन क्लियर हुआ। अब इसका फॉर्मूला आता है, फार्मूला आता है, सिंपल सा फार्मूला आएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको फार्मूला पूछेगा मैग्नेटाइजेशन का फार्मूला क्या है। मैग्नेटाइजेशन का फार्मूला होता है XMH। सर ये XM क्या है, ये H क्या है, बताएंगे, क्यों घबरा रहे हो? मैग्नेटाइजेशन का फार्मूला क्या है, सिंबल जरूर याद रखने हैं। एम मैं आगे जाके मैं पूरा कई बार ही नहीं लिखता होता, मैं सिंबल ही लिखता होता हूँ, तो याद रखने, अभी याद कर लो मैग्नेटाइजेशन, M फॉर मैग्नेटाइजेशन, M फॉर मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इसमें H क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। H क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब से याद रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होता है, H। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल H, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सिंबल H। पर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, ये ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल ये होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का सिंबल होता है B। तो जो बोला सिर्फ वही लिखना है, अपनी तरफ से कुछ ना लिख देना, ठीक है? अभी वो करा दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होता है, H। XM क्या है यहाँ पर, सर XM बता दो, ससेप्टिबिलिटी। क्या है, ससेप्टिबिलिटी। सर ये क्या चीज होती है, ये कौन सी बला है? ये हमें ये बताती है कि मटेरियल कितना स्ट्रांगली मैग्नेट बन रहा है, बस। ससेप्टिबिलिटी ससेप्टिबिलिटी डेफिनेशन लिख लो इसकी। ससेप्टिबिलिटी tells us समझ आ रहा ना, ऊपर से तो नहीं जा रहा। ससेप्टिबिलिटी tells us how strongly, अब जैसे मैं ये लिख रहा हूं ना, खुद की वर्डिंग लिख रहा हूं ना, खुद की वर्डिंग में ही लिखना है, और तुम्हें भी बनानी आ जाएगी कि सर जो बोल रहे हैं उसको वर्डिंग में भी उतार रहे हैं। हाउ स्ट्रांगली द मटीरियल गेट मैग्नेटाइज। मैंने कभी भी बुक की वर्डिंग नहीं ली, मैंने जो बोला उसी को वर्डिंग में उतारने की कोशिश की। हाउ स्ट्रांगली द मटीरियल गेट मैग्नेटाइज, अदर मीन्स में क्या, ये हमें ये बताएगा, ये हमें ये बताएगा कि मटेरियल कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन रहा है। हिंदी में लिखना लिख लो। देखो पता क्या बात होती है, मैं तुम्हें सीधी बात बताता हूँ, दूसरों को मत देखो कि दूसरे इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हम भी लिखें, अपनी सहूलियत के लिए लिखो, क्योंकि पेपर में वो अपनी जगह बैठेंगे, तुम अपनी जगह बैठोगे, तुम्हें चीज़ समझ नहीं आए तो तुम वो फिर तुम्हारी गलती हो जाएगी। फॉर्म में नहीं आना, यहाँ पर फॉर्म में नहीं आना कि एक दूसरे को कॉपी करें, अपनी सहूलियत पंजाबी में लिखना, पंजाबी में लिख लो, कोई किसी को देख के नहीं लिखना, समझ आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर समझी हुई चीज़ स्ट्रक करेगी माइंड में उस टाइम 60 मिनट या जो 120 मिनट में जो समझ आएगा वही स्ट्रक करेगा, ये पढ़ा लिखा हुआ कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है? क्योंकि प्रेशर इतना हो जाता है, कुछ घर वाले बना देते हैं, कुछ रिश्तेदार बना के भेजते हैं, ठीक है ना? ससेप्टिबिलिटी ये हमें ये बताता है, लिख लो, ससेप्टिबिलिटी सानू ये दसदा है कि कितना मटीरियल स्ट्रॉन्गली मैग्नेट बनेगा। स्ट्रॉन्गली मतलब पावरफुल, कितना मटीरियल स्ट्रॉन्गली मैग्नेट बनेगा। क्लियर हुआ? कितना मटीरियल स्ट्रॉन्गली मैग्नेट बनेगा, ठीक है? समझ आई? क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो बता दो, कहीं डाउट है तो। हो गया? चल कर दूं इसको अरेज। गोलू मोलू कह लो, गोलू मोलू कह लो इसको, कुछ और में। हाँ कोई
जी फॉर गोलू मोलू कह लो इंग्लिश में। अरे कुछ नहीं कहते, एक ही नाम होता है, एक ही नाम होता है, इसको ससेप्टेबिलिटी ही कहते हैं। एक्सएम का मतलब जरूरी नहीं होता जो सा नाम हो उसका पहला लेटर ही उसका सिंबल हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, साइंटिस्ट ने नेम दिए हैं तो हम उस नेम को पढ़ रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। पता है एक जने ने ना गुरु से पूछा था, ठीक है, जो ज्ञान नहीं देते हम देते हैं, जो गुरुजी ज्ञान देते हैं कि ऐसे भगवानों ने ये कहा था, भगवानों ने वो कहा था, ऐसा करोगे तो पाप मतलब भगवान का नाम लोगे तो तुम्हारे कष्ट नहीं आएगा वो लाइफ के अंदर, ठीक है, ये चीज़ नहीं आएगी, वो चीज़ नहीं आएगी। उनसे ना एक लड़के ने सवाल पूछा कि क्या भगवान ने आपको कहा है, क्या आपने भगवान को ये कहते हुए सुना है? तो उन्होंने जवाब क्या दिया, हमने अपने गुरु से सुना है, हमने अपने गुरु से सुना, उन्होंने अपने गुरु से सुना है, बट भगवान से कभी ने किसी ने कहते हुए सुना है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम पाप नहीं करोगे तो तुम्हें मतलब पाप करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, पाप करते हैं तो कहते हैं ना नरक मिलता है, कहते हैं ना, कभी भगवानों से सुना तो नहीं है ना। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या आपने अपने गुरु से पूछा है ABCDEFGH क्यों होती है, AEFGH क्यों नहीं होता, 2 + 2 4 ही क्यों होता है? कभी जाना है? ना उनको पता, गुरु को पता, ना उसके गुरु को पता, ना उसके गुरु को पता, बस अंधा ज्ञान है। 2 + 2 4 कहते हैं ना, क्यों कहते हैं पता? कभी ABCDEFGH ही क्यों होता है, सुना कभी? वही चीज़ है जो पढ़ रहा हूँ, जो मेरे को पता है वही मैं आपको बता रहा हूँ, समझ गए? मजाक कर रहा हूँ, सीरियस ना लेना। चलो अब इसके बाद क्या हो गया, देखो मैंने पूछा कि डाइपोल, मैंने बोला कि डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए, डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो मैग्नेटाइजेशन उस मटेरियल का ज़्यादा होगा। मतलब M और H, M क्या बताता है, डाइपोल की डायरेक्शन, लिखा हुआ है ना, एबिलिटी ऑफ अ डाइपोल टू अलाइन। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, है कि नहीं? H मैग्नेटिक फील्ड, एबिलिटी ऑफ अ डाइपोल टू अलाइन, M की डेफिनेशन। डाइपोल की डायरेक्शन बताता है ना, डाइपोल की डायरेक्शन बताता है। अगर M और H क्या हो गए, पैरेलल, क्या हो गए, पैरेलल। सर पैरेलल क्या होता है, ये एक लाइन उसके नीचे लाइन, उसके ऊपर लाइन, ये दो लाइन से क्या कहलाएंगी, पैरेलल। ये दो लाइंस क्या कहलाएंगी, एक ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर पैरेलल हो गए और सेम डायरेक्शन में हो गए, पैरेलल और सेम डायरेक्शन में, पैरेलल इसको भी कहते हैं, पर ये सेम डायरेक्शन में थोड़ी ना होए, ये सेम डायरेक्शन में होए ना। पैरेलल हम इसको भी कहते हैं, समझ रहे हो, पैरेलल इसको भी कहते हैं, बट इसको भी कहते हैं, तो हमने तो सेम डायरेक्शन वाला लेना है। पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन में हो, मतलब डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हो, तो जब ये दोनों सेम हो गए तो ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, ग्रेटर देन 0, बड़ी हो जाएगी ना, बड़ी हो जाएगी, समझ गए। ये क्वेश्चन आता है, एक्सएम डायामैग्नेटिक का हाई है, पैरामैग्नेटिक का हाई है, किसका हाई है, और एक्सएम नहीं पूछेगा, ससेप्टिबिलिटी पूछेगा, ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ विच मटेरियल इज हाई, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। क्वेश्चन एक ऐसा भी बना है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डायामैग्नेटिक लो हाई इक्वल सेम, और मतलब होता ही नहीं है ससेप्टिबिलिटी इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बना है, तो ये ध्यान रखना ससेप्टिबिलिटी से रिलेटेड, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, कैसे लिंक होती है, बता रहा हूँ। क्लियर हुआ? लिखो पहले वो फॉर्मूला लिख लो, वो फॉर्मूले के नीचे ससेप्टिबिलिटी वाला वो लिख लिया था, डेफिनेशन लिख ली थी ना ससेप्टिबिलिटी की, ये फॉर्मूला लिखना है, ये फॉर्मूले से नीचे ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन लिखनी है, इस फॉर्मूले को डब्बे में पाना है, क्योंकि सर ने बताया था जो डब्बे में पड़ गया वो आ गया। क्लियर हुआ? आई समझ? क्लियर हुआ? लिखवाता हूँ, वर्डिंग में उतारते हैं इसको। अपा एक बार ये लिखो, इसके नीचे ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन लिख ली या ऊपर लिख ली तो भी कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद लिखो
ये वर्डिंग, आई समझ? ये वर्डिंग लिखो, ये वर्डिंग बतानी जरूरी है। आगे समझ? उसके बाद क्या लिखोगे? ये वर्डिंग लिखो, M and H, if M and H are parallel, if M and H are parallel, if M and H are parallel and in same direction, पैरेलल भी हो और सेम डायरेक्शन भी हो, पैरेलल भी हो और सेम, रट्टा नहीं मारना कभी इसको, वर्डिंग को कभी नहीं रट्टा मारना, ये सिर्फ समझाने के लिए है। If M and H are parallel and in same direction, then XM is greater than 0. Then XM is greater than 0. और करके लिखो, ये पता क्या है? देखो ये जो चीज है ना, मैग्नेटाइजेशन से क्या करना चाहिए तुम्हें? मैग्नेटाइजेशन के ऊपर लाइन मारो, ठीक है? अभी जहां खत्म कराऊंगा वहां लाइन मारना, ये कॉमन चीज हो जाएगी सभी मटेरियल के लिए। मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दी, अब मैं सिर्फ बाद में ये बताता हुआ जाऊंगा किसका एक्सएम ज्यादा होता है, किसका एक्सएम कम होता है। पहले एक्सप्लेन कर दिया ना, फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया, फॉर्मूले से रिलेटेड हर वर्ड एक्सप्लेन कर दिया, अब सभी मटेरियल के अंदर ये बताता जाऊंगा किसका एक्सएम ज्यादा, किसका एक्सएम कम है। तो ये लाइन क्यों मरवा रहा हूं? क्योंकि ये कॉमन चीज है सबके मटेरियल के लिए, ठीक है? लिखो, और इफ M and H are parallel, if M and H are parallel but not in a same direction, parallel but not in a same direction, but not in same direction, ये नॉट वाले वर्ड को ना अंडरलाइन कर लेना कहीं जल्दबाजी में, बाद में रिवीजन टाइम ऐसे ही पढ़ जाओ। नॉट इन अ सेम डायरेक्शन, देन XM इज लेस देन 0, देन XM इज लेस देन 0। अच्छा, नॉट इन अ सेम डायरेक्शन का मतलब एक और नहीं बनता, ऑपोजिट टू ईच अदर बनता है कि नहीं? नॉट इन अ सेम डायरेक्शन का मतलब कि अगर दोनों इसी डायरेक्शन में नहीं जा रहे तो एक दूसरे से ऑपोजिट जा रहे होंगे, उल्टे फ्लो कर रहे होंगे एक दूसरे से, यही होता है ना। तो अगर वहां आ जाए ना M and H आर ऑपोजिट टू ईच अदर, विच मटीरियल इज दिस, पूछे इन विच मटीरियल M and H आर ऑपोजिट, क्या बोलोगे? कौन सा मटीरियल है वो? डायमैग्नेटिक। इसी में ही तो था अभी, समझ रहे हो? तो नॉट वाली लाइन को अंडरलाइन करके नीचे लिख लो ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, समझ आई? क्लियर हुआ? ये छोटी छोटी चीजें होती है जो एक नंबर तुम्हारा गलत करवा देगी। क्लियर हुआ? अब XM लेस देन 0 कब होगा? जब M और H एक दूसरे के ऑपोजिट होए, ठीक है? ऑपोजिट होए मतलब डाइपोल उस डायरेक्शन में लाइन कर रहा है, उस डायरेक्शन में घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है, तो XM क्या हो जाएगा? उस मटेरियल का, ससेप्टिबिलिटी किसी मटेरियल की होती है, ससेप्टिबिलिटी किसी मटेरियल की होती है, तो उस मटेरियल का XM लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नीचे बड़ा अंडरलाइन मार लो, क्योंकि ये जो लिखवा है मैग्नेटाइजेशन से अब तक ये कॉमन चलेगा सब में, तो इसको एक कॉमन की तरह ही याद करना है। ठीक है, लाइन क्यों मरवाई है? क्योंकि ये डायमैग्नेटिक से अलग है। अब डायमैग्नेटिक पे हमने लाइन मार के अलग से बता दिया, जैसे कहते हैं ना हम ऊपर कुछ लिख रहे हैं, बीच में एक डब्बा में कुछ चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए पा देते होते हैं, ठीक है, वो चीज़ करवाई है मैंने, समझ गए? अब उसके बाद फिर से डायमैग्नेटिक जब दोबारा लिखना तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे लिख लो, हेडिंग डालो छोटी सी, डायमैग्नेटिक मटेरियल, कहीं कंफ्यूज ना हो जाना कि ये किसका आ गया। अब
क्लियर हो गया। चलो इन्हें लिखो, डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, पहले मैं लिखवा पहले मैं बोल देता हूँ, देख लो, सुनो। डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर M और H ऑपोजिट होते हैं, M और H ऑपोजिट होते हैं, इसलिए उसका XM लेस देन 0। पंजाबी में लिखना, पंजाबी में लिख लो। इन्हें डायमैग्नेटिक मटीरियल के अंदर M ते H एक दूजे नालों ऑपोजिट होंगे है। चलो इंग्लिश वाले ना अपनी वर्डिंग में उतारो फटाफट इस चीज़ को, इंग्लिश वाले अपनी वर्डिंग में उतारना इस चीज़ को। डायमैग्नेटिक मटीरियल के अंदर M ते H एक दूजे तो ऑपोजिट होंगे है, M ते H एक दूजे तो ऑपोजिट होंगे है, तां करके XM की वैल्यू 0 तो घट होंगी है। या सिर्फ ये लिख लो, तां करके XM लेस दैन 0, लेस दैन 0, लेस दैन 0 को लेस दैन ना लिखना है, XM लेस दैन 0, ऐसे ऐसे XM लेस दैन 0। क्लियर हो गया। 0 तो तां करके XM की वैल्यू 0 तो भी घट होंगी है। ठीक है, अब ये XM लेस दैन 0 बना के क्या लिखोगे, XM लेस दैन 0, इसको डब्बे में पाओगे और क्या लिखोगे, डायामैग्नेटिक मटेरियल। बस क्यों लिखवा रहा हूँ, फटाफट रिवीजन टाइम। ये चीज़ डब्बे वाली चीज़ पहले दिखती है, डब्बे वाली चीज़ पहले दिखती है, समझा तुम्हें सब दिया, बट हमने पेपर में क्या आएगी, ये चीज़ें आएंगी, इसलिए समझ गए। क्लियर हुआ। चलें आगे। समझ आ गया, समझ आया, आया है, आ जाएगा। वीडियो तो कोले है, जिन्नी मर्जी बारी देखो, आ जाएगा। ठीक है, हैं ऑनलाइन मैं ही करावांगा एनरोल। ठीक है, मैं तो करा दाँगा, जो तुम मैंने पहली फीस दे दोगे उदों एनरोल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पता की चक्कर होंदा है, मैं बहुत स्टूडेंट नाल डील किया होया। ठीक है, अपनी सेफ्टी मस्ट है, फिर बाद चो ना बस तुसी आपे समझदार हो, बाद चो मैनू दिक्कत आती है। ठीक है, क्योंकि मैं भी अगों ऐप बनवाई है, मैं खुद ने डिवेलप की, अगों ऐप बनवाई है, तो उन्होंने पहला नहीं नहीं उवें नहीं, एनरोल मैं ही करावांगा, तुसी सिर्फ मैनू जो वो भी होएगा, पिछला वाला भी होएगा। हाँ इत्थे भी करा रहे हैं तो उत्थे भी मिलूगी, डबल बेनीफिट हो गया ना ਤੁਹਾਡਾ। समझ गए। यही वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, देख लो, ये सीधी वीडियो उत्ते चली जाएगी। चलो चलें आगे, चलें। इरेज कर दूँ ना, कुछ लिखना तो नहीं। चल उसके बाद देखो, लिखो परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी पढ़ा हुआ है। परमिएबिलिटी क्या होता है? हाँ, परमेबिलिटी सिंबल म्यू नॉट नहीं, म्यू कला म्यू, म्यू नॉट नहीं कहना, वो परमेबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस होता है। ठीक है, म्यू कहना। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, डायमैग्नेटिक से रिलेट करके भी आया और इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आए। परमेबिलिटी लिखो डेफिनेशन पहले, एबिलिटी of a material to allow magnetic lines of force
या सिर्फ मैग्नेटिक लाइंस टू पास थ्रू इट, बस। परमेबिलिटी किसी मटेरियल की वो चीज़ होती है जो अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस को फ्लो करने दे। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेगी तो उस मटेरियल की परमेबिलिटी हाई होगी, कम से कम मैग्नेटिक लाइंस उस मटेरियल के अंदर से फ्लो करेगी तो उस मटेरियल की परमेबिलिटी लो होगी। लिख लो इसको, नीचे उतार लिया करो फटाफट से। ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस फ्लो करेगी मटेरियल में से तो परमेबिलिटी हाई होगी उस मटेरियल की। ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस और ज़्यादा तो ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस मटीरियल विचों फ्लो करेगी, ज़्यादा तो ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस मटीरियल विचों फ्लो करेगी ਤਾਂ उस मटीरियल की परमेबिलिटी हाई होगी। ज़्यादा तो ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस फ्लो करेगी तो उस मटीरियल की परमेबिलिटी हाई होगी, नहीं तो घट होगी, नहीं तो घट होगी। नहीं तो घट हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस जो फ्लो करेगी तो उस मटीरियल की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, नहीं तो घट होगी। मोर एंड मोर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इफ पास थ्रू द मटीरियल देन द परमेबिलिटी ऑफ अ मटीरियल इज हाई, अदरवाइज इट इज़ लो। ठीक है, बस लोड नहीं है, वो समझने के लिए। परमेबिलिटी इसका फॉर्मूला होता है जो बहुत बार यूज़ किया जाता है, म्यू नॉट म्यू आर। यू है, यू को थोड़ा सा नीचे बना दो, यू ही नहीं बना देना, ऐसे ही बनाना जैसे बनाया, बिल्कुल सेम होता है। म्यू नॉट म्यू आर, म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, म्यू नॉट म्यू नॉट। अच्छा पहले मेरी बात सुनना, अगर मैंने यहाँ लिखा है पेज पे, तुम उसके ऊपर लिख रहे हो, फिर मैंने साइड पे लिखा, तुम पेज के साइड पे लिख रहे हो, ये काम मत करना, नीचे नीचे लिखते जाना। ठीक है, म्यू नॉट इज इक्वल टू, पहले इसका मतलब परमिएबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू आ चुकी है, कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वैल्यू आ चुकी है, वैल्यू के साथ यूनिट आ चुकी है। क्या होती है परमेबिलिटी की यूनिट? हेनरी पर मीटर। और इसको कैसे लिख सकते हैं? H डिवाइडेड बाय मीटर, ऐसे ऐसे आती है, हेनरी पर मीटर H डिवाइडेड बाय, सर ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अरे हेनरी की भी सिंबल यही होता है। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, सर ये ना परमेबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस की यूनिट है, मेरे को तो परमेबिलिटी की यूनिट पूछी थी पेपर में, मेरे को तो परमेबिलिटी की यूनिट पूछी थी, ये तो परमेबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस की यूनिट है। समझ रहे हो? पहले तो ये फॉर्मूला बहुत आता है, ठीक है, बेसिक से पेपर में ये आएगा फॉर्मूला, उसके बाद ये चीज़ पूछेगा। पाई की वैल्यू क्या होती है? सर पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। ठीक है, 10 की पावर -7 का क्या मतलब होता है? 10 की पावर -7 का क्या मतलब होता है? 1 के नीचे 1 के बाद 7 जीरो, 1 के बाद जितनी वैल्यू होगी, अगर वो नीचे है तो ऊपर -7 में चढ़ेगा, अगर वो सामने है 1 के बाद 7 जीरो ऐसे हैं तो वो प्लस में चढ़ेगा, अगर वो डंडे से ऊपर है तो वो प्लस में चढ़ेगा, अगर वो डंडे से नीचे है तो वो माइनस में चढ़ेगा। क्लियर हुआ? कई बार ये भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं पता लगती, इसलिए बता दिया। जितना डिजिट उतना 1 के बाद जीरो होती हैं, 1 को मिला के नहीं डिजिट बनाने, 1 के बाद वाले जीरो। ठीक है, समझ आई? हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। क्लियर? अब म्यू आर,
रिलेटिव परमेबिलिटी। अच्छा, इसका कोई और नाम भी है, इसका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी सुना हुआ है? आर से रिलेटिव, समझ आया? ये एयर के लिए 1 होता है म्यू आर की वैल्यू, ठीक है। हमने अब डायमैग्नेटिक के लिए देख रही है। हम्म, है क्या चीज़? हाँ, ये फिक्स होता है। चलें आगे, ठीक है। इसकी एक और वैल्यू एक फॉर्मूला है 1 + XM। ये फॉर्मूला आता है हमेशा XM से रिलेट करके, यही फॉर्मूला आता है। यही फॉर्मूला कई बार नहीं मिलता। समझ आया? ठीक है, समझ आया? अच्छा, इधर ना एयर के साथ वैक्यूम भी लिख लेना, वैक्यूम का भी 1 होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज आर रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ एयर, व्हाट इज आर रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ वैक्यूम? दोनों का क्या होता है? 1 होता है। VACCUM, ठीक है। दोनों का रिलेटिव परमेबिलिटी, ये बेसिक के पेपरों में आता है, कई बार पूछ भी लेते हैं जेई के पेपर में। तो वैसे अभी तक तो देखा नहीं, बट ये उससे नीचे वाले पेपरों में काफ़ी आता है। ये ऐसा पेपर में जेई के पेपरों में आता है काफ़ी। म्यू इक्वल टू 1 + XM, ठीक है। अब ये म्यू नहीं है, ये म्यू आर है, ध्यान रखना। म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी है ये, ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी। चलें? अच्छा, अब क्या चीज़ है देखो। सर आपने बताया म्यू इक्वल टू μ0 म्यू आ रहा है। μ0 की यूनिट क्या है? हेनरी पर मीटर, ठीक है। म्यू आर की यूनिट क्या है? सर ये ना यूनिटलेस क्वांटिटी है। यूनिटलेस का क्या मतलब होता है? कोई यूनिट नहीं है। ये आ चुका पेपर में भी, लिख लो। रिलेटिव परमेबिलिटी यूनिट इज यूनिटलेस, या रिलेटिव परमेबिलिटी हैज नो यूनिट। रिलेटिव परमेबिलिटी हैज नो यूनिट, इट इज यूनिटलेस। ठीक है। अब सर क्या होता है, पावर में ना VI होता है, ठीक है। VI होता है वोल्ट हो गया सामने वाला, और एम्पेयर हो गया। दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो हम वोल्ट एम्पेयर कह देते हैं कि पावर की यूनिट वोल्ट एम्पेयर होगी। ऐसे ही बोलते हैं, पावर की यूनिट वोल्ट, जो सामने बैठा उसकी यूनिट गिन लेते हैं हम और उसको एक यूनिट बना देते हैं। सिमिलरली म्यू की यूनिट क्या होगी? इसकी हेनरी पर मीटर है, इसकी तो है ही कोई नहीं यूनिट, तो म्यू की भी क्या होगी? हेनरी पर मीटर। समझ गए? ऐसे ही मैंने यहाँ करा था ना वोल्ट इंटू एम्पेयर, तो वोल्ट इंटू एम्पेयर पावर की यूनिट बन गई। वही सामने वाले की यूनिट कितनी है? पहले की तो हेनरी पर मीटर है, दूसरे की है ही कोई नहीं, तो वही यूनिट उसकी भी कहलाएगी। फिर क्लियर हुआ? समझ आई? चलो अब मैं डायमैग्नेटिक पे आते हैं। ये फॉर्मूला नोट कर लिया, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है।
अब देखो डायमैग्नेटिक लिख लो फटाफट से। लिखा हुआ है कि लिख लिया? लिखा था ऊपर कि नहीं? लिखा हुआ है तो लिखा रहने दो। देखो XM इज लेस देन 0 फॉर डायामैग्नेटिक, ऐसे लिख लो। चलो ऊपर नहीं लिखना तो ऐसे लिख लो। डायामैग्नेटिक के लिए लेस देन 0 था, XM की वैल्यू लेस देन 0 थी, ठीक है। लेस देन 0 का क्या मतलब हुआ? 0 से कम, 0 से कम। लिखो पहले ये चीज लिखो, XM इज लेस देन 0 फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। 0 से कम क्या हो गया? 0 से कम क्या हो गया? 0 से कम क्या हो गया? ये 0 है, 0 से कम नेगेटिव में चला जाएगा, -0.2, -0.4, -1, -2, -3, कम चला गया। अच्छा कोई भी XM की वैल्यू बताओ 0 से जो कम हो, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू बताओ जल्दी से, पर्टिकुलर वैल्यू। -0.1 ले लें सबसे छोटा, 1 माइनस 0.1 कितना हुआ? माइनस बाहर आ गया। XM की प्लस वाला एज इट इज रखा, XM की वैल्यू क्या रखी? -0.1, तो ये माइनस निकल के बाहर आ गया। 1 में से 0.1 घटाया तो कितना हुआ? 0.9 हुआ। पता है ना कैसे आया? नहीं पता? 1 0 0, 1 के बाद डॉट लगा के 0.1 था, ठीक है। इसको माइनस करना है, 1 के बाद पॉइंट लगा के जितने मर्जी 0 लगा सकते हो तुम। उसके बाद दूसरी वाली वैल्यू क्या है? 0.1, ठीक है। अब ये 0 में से 1 कैसे करते हो? इसको बनाते हो 10, 10 में से 1 गया 9, जब इसको बनाते हो 10 तो ये एक वैल्यू घट जाता है, तो ये ऐसे ही आ गया, तो बीच में डॉट था 0.9, ठीक है। 0.9 बन गया, तो मतलब क्या हो गया? म्यू आर 1 से कम हो गया, कम। अब चाहे तुम XM की जो मर्जी वैल्यू ले लो, पर 0 से कम लो। 0.2 लोगे 0.8 हो जाएगा, 1 से तो बड़ा नहीं जाएगा, 1 से बड़ा जा ही नहीं सकता। इसको 0 भी रख लोगे ना तब भी 1 + 0 1 ही रहेगा, 1 से बड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। बट 0 ये होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि डायमैग्नेटिक में अभी हमने देखा कि 0 से कम होता है, 0 भी नहीं होता, ठीक है। इसलिए म्यू आर लेस देन 1 होता है डायमैग्नेटिक के लिए। ये क्वेश्चन आया था 2020 में, 2021 में, कि रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से कम किस मटेरियल का होता है? डायमैग्नेटिक। समझ गए कहां से आया? क्योंकि डायमैग्नेटिक में डायपोल उल्टी डायरेक्शन में बनते हैं, उल्टी डायरेक्शन में बनने के कारण M और H उल्टे हो जाते हैं, M और H उल्टे होने के कारण XM की वैल्यू 0 से नीचे आ जाती है। XM 0 से नीचे आ गया तो बाय दिस फॉर्मूला XM 0 से नीचे आ गया तो म्यू आर भी 1 से नीचे आ गया, 0 से नीचे नहीं आया, 1 से नीचे आया। वो 0 से नीचे या 1 से नीचे, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। वहां पर तुम्हें ऑप्शन में ये भी मिलेगा म्यू आर लेस देन 0, समझ गए? वो 1 से नीचे आया है। हाँ रिलेटिव परमेबिलिटी, हाँ ये 1 से नीचे है। हाँ डायमैग्नेटिक, ये दोनों डायमैग्नेटिक के लिए हैं, तो ये स्टार मार्क करके लिख लेना डायमैग्नेटिक के लिए। समझ गए? आई समझ? आई समझ? आई समझ? फॉर्मूले से चल रहे हैं हम सारा, कि फॉर्मूले में अगर कम है तो हमने उसको भी कम कर दिया। 1 से नीचे आ गया कि नहीं? लेस देन, ये जो छोटा होता है ना इसका मतलब होता है लेस देन, बाद वाली रकम से। क्लियर हुआ? होली होली आएगा, ऐसा नहीं 35,000 आएंगे, होली होली आएंगे, ठीक है। जितनी नॉलेज तुम दोगे अपने आप को उतनी तुम हायर पोस्ट पे जाओगे। इससे ऊपर नॉलेज ले जो IAS बन जाओगे, 1 लाख रुपये महीना कमाओगे। नॉलेज के अकॉर्डिंग पैसा आता है, किस्मत के अकॉर्डिंग पैसा नहीं आता। बहुत रेयर होते हैं जिनके किस्मत के अकॉर्डिंग पैसा आता है। नॉलेज के अकॉर्डिंग पैसा ले लो, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता लाख रुपये महीना भी छापने से। महीना ऐसे ही निकलता दिखता है। अभी मैं पढ़ाऊँगा ना, महीना निकलता दिखेगा, जब अकाउंट में आते हैं फिर पता लगता है। समझ गए? म्यू आर इज लेस देन 1 फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर हुआ? लिख लिया? डबल अंडरलाइन कर लेना इसको। अच्छा मेरे को एक बात बताओ,
अगर म्यू आर 1 से छोटा है, म्यू आर 1 से छोटा है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग म्यू आर 1 से छोटा है, मैं यहां वैल्यू रखूंगा छोटी वाली, एक तो होगी 4 पाई वाली, एक होगी -0.1 वाली, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, म्यू की माइनस में ही आएगी। कैसे सर, कैसे? जब ये पाई इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है ना, मल्टीप्लाई बाय म्यू आर होएगा। म्यू नॉट की वैल्यू ये थी, अभी पढ़ी है कि नहीं ऊपर? म्यू आर की वैल्यू अभी मैंने क्या रखनी है, -0.1 रख दूं। -0.1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये पाई एक बार समझो है नहीं, क्या आएगा, -0.4 आएगा, माइनस तो नहीं हटेगा। तो म्यू की वैल्यू किस में आई, म्यू की वैल्यू -0.4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। मतलब म्यू की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। म्यू की वैल्यू किस में आई, नेगेटिव में आई, ठीक है। और म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये किस में है, पॉजिटिव में, वो किस में है, नेगेटिव में। तो कह सकता हूं मैं म्यू छोटा है म्यू नॉट से, वो पॉजिटिव में है, वो नेगेटिव में है। नेगेटिव वाली वैल्यू छोटी होती है, समझ गए? मैं कह सकता हूं ना म्यू छोटा है म्यू नॉट से, म्यू नॉट बड़ा उससे। म्यू नॉट बड़ा है क्योंकि म्यू नॉट अपनी वैल्यू लेकर बैठा 4 पाई पॉजिटिव की, म्यू लेकर बैठा था -0.4 नेगेटिव की। तो मैं बोल सकता हूं ना म्यू नॉट म्यू से बड़ा है। किसके लिए आया समझ? सिर्फ फॉर्मूले से लेके चल रहा हूं मैं, और किसी से नहीं लेके चल रहा। समझ आ रहा है? क्या लिखोगे, ये पहले लिखो, कोई ना मैं लिखवाता हूं, ये लिखो, लिख लिया? ये लिखा। उसके बाद लिखो म्यू आर इज लेस देन 1, म्यू आर इज लेस देन 1। एग्जाम्पल, म्यू आर की वैल्यू ले ली हमने -0. ठीक है, 0.9 ले ली, चलो 0.9 ले ली, मान लो 0.9 ले ली, ठीक है। माइनस में भी ना लो, 0.9 ले ली, ठीक है। म्यू आर की वैल्यू वही वाली ले लेते हैं हम, 0.9 वाली, ठीक है। 0.9 ले ली, 1 से तो छोटा ही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, म्यू निकाला, म्यू नॉट म्यू आर से ये वाली वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 म्यू नॉट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 0.9, ठीक है। अब 0.9 को पाई से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, मैं पाई इंटू 10⁻⁻7 एज इट इज लिख दे रहा हूँ। मैं 4 को 0.9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 0.9 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा, 3.6। 9 चौका कितना होता है, 36, बीच में एक पॉइंट भी तो था, तो पॉइंट 3.6, 3.6 पाई इंटू 10⁻7 म्यू की ये वैल्यू निकल कर आई, निकल कर आई। म्यू नॉट की कितनी वैल्यू थी, नीचे लिखते जाओ, म्यू नॉट की कितनी वैल्यू थी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। म्यू की कितनी है, 4 से कम है, 4 से कम है, 3.6 है। तो लास्ट में क्या लिखोगे, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। समझ गए? अब समझ आया? याद क्या रखना है, याद क्या रखना है, दोबारा से लिख लो, नीचे नीचे दोबारा से लिख लो, एक्सएम इज लेस देन 0, म्यू आर इज लेस देन 1, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट फॉर अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। याद ये रखना, समझाना इतना है, समझाया ये मैंने इतना है, याद ये रखना टाइम है। समझोगे तभी ये चीज याद रहेगी, नहीं तो मैं तो उतार देता सीधा ही। हाँ हाँ मैं कर देता हूँ, चाहे लास्ट में ये लिख के गोल अंडरलाइन कर लेना। इतना सब कुछ याद नहीं रहता ना, इसलिए उसके पीछे की थ्योरी देनी पड़ती है, ताकि माइंड में कई बार थ्योरी स्ट्रक कर जाती है। इस पे क्वेश्चन आए हैं यार बेसिक पे बहुत, यहीं से ये बच्चा नहीं पढ़ता,
मैं आराम से कह सकता हूँ ये बच्चा नहीं पढ़ के जाता, बच्चा पाता सीधा मशीन के ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन और सिंक्रोनस को आती है, ये चीज़ें नहीं पढ़ता और यही क्वेश्चन में आ जाते हैं, फिर वो ये चीज़ को छोड़ कर आता है। समझ गए? मैं यहीं से स्टार्ट करवाता हूँ, जो नहीं पढ़ता बच्चा। जो चीज़ तुम्हें भी आती है और बच्चे को भी आती है, तुम उससे ऊपर रैंक कैसे ले लोगे? तुम्हें ट्रांसफार्मर आता है, उसे भी आता है, जो तुम्हारे कंपटीशन में बाकी बच्चे बैठे हैं। तुम्हें इंडक्शन आता है, उन्हें भी आता है। तुम्हें पावर सिस्टम आता है, उन्हें भी आता है। जो उन्हें नहीं आता तुम वो लेके जाओगे, तब तुम उससे ऊपर हो जाओगे। रैंक तभी ऊपर जाएगा, तभी सिलेक्शन होएगी। तो वो चीज़ें करोगे तभी जाएगा ना। सेम सेम चीज़ें करोगे तो कैसे जाएगा? सेम सेम में भी तुम गलती करके वो होशियार हो गया तो फिर वो उसका ऊपर चला जाएगा। मेरिट देखो जनरल की तो जाती है 70 अबव, 70 के आसपास, ठीक है। 65 अबव भी चली जाती है, ठीक है, जो बढ़िया सिलेक्शन जिसमें कोई वेटिंग वोटिंग लिस्ट का चक्कर नहीं होता, ठीक है। और जो बाकी कैटेगरीज की हैं उसकी 50 पास चली जाती है। डिपेंड करता है SC OBC या जो भी, मतलब कह लो कई बारी जो SC वाले होते हैं उनकी भी इतनी चली जाती है 65 के पास, ठीक है। अदर कैटेगरीज जो भी होंगी उनकी इतने के पास जाती है, 50 पास चली जाती है। भी सभी होशियार हैं आजकल, सभी कोचिंग ले रहे हैं, सभी होशियार बैठे हैं, ठीक है। समझ गए? यहाँ से देखो म्यू आर की वैल्यू 1 + XM है। XM की वैल्यू लेस देन 0 होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। लेस देन 0 का मतलब माइनस में वैल्यू, माइनस में 0.1 ले लिया। क्या ले लिया? माइनस में 0.1 ले लिया। 0 से कम होती है ना, 0 से कम होती है ना XM की, 0 से कम माइनस का 0.1, ठीक है। अब ये माइनस बाहर आ गया, जब माइनस बाहर आया तो 1 में से 0.1 घटाया तो 0.9 बचा, ठीक है, 0.9 बचा। अब जब 0.9 बचा, ये म्यू आर की वैल्यू आ गई 0.9, म्यू आर की वैल्यू आ गई 0.9, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई? म्यू की वैल्यू क्या थी? 4 पाई इंटू 10⁻⁻² म्यू नॉट की। कहाँ गया? हाँ इधर देखो, पहले हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करी 0.9, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर की वैल्यू पुट करी 0.9 जो हमने वहाँ से पिक करी थी। म्यू नॉट की तुम्हें पता ही थी 4 पाई फिक्स होती है ये। अब इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 0.9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 3.6 पाई और 10⁻⁻7 एज इट इज लिख दिया। ये किसकी वैल्यू आ गई? म्यू की, जो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें मिली। म्यू नॉट अपना अलग से वैल्यू लेकर बैठा था 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये 3.6 पाई है, वो 4 पाई है, तो बड़ा कौन सा हुआ? 4 पाई वाला, तो ये बड़ा हो गया इससे, वही मैंने यहाँ लिख दिया। XM लेस देन 0, म्यू आर लेस देन 1 आई, 0.9 लेस देन 1 आई, और इधर जब हमने देखा तो म्यू इज लेस देन। हाँ ये 3 चीज़ें याद रखनी है। नहीं लेस देन 0 का है, 0 से बड़ी है ना। कैसे मतलब? इसमें 0 नहीं ले सकते ना, तो इसको तो लेस देन 0 लिखेंगे ना। म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 लिखेंगे, उसको लेस देन 0 लिख सकते हैं क्योंकि 0 नहीं लिख सकते। बट जब सॉल्व करके इसको तुम इसमें से सॉल्व करोगे तो ये लेस देन 1 आएगी। आ रही है ना, जैसे 0.9 0 से तो बड़ी है बट 1 से छोटी है, क्योंकि 1 में कोई चीज़ माइनस करोगे तो 1 से छोटी ही बनेगी वैल्यू। कैसे होएगा? म्यू आर की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं आ रही, 1 नहीं आएगी, 1 से छोटी आएगी। 0 भी आ सकती है, जब इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी XM की वैल्यू, तो 1 में से 1 माइनस करोगे 0 नहीं आ जाएगा। XM 0 से छोटा है, माइनस में जा रहा है ना, माइनस में तो 1 ले सकते हो, माइनस में 1 ले सकते हो ना, वो तो 0 से छोटा ही हुआ ना। फिर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? समझ रहे हो? आई समझ? क्लियर हुआ? लिखो अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल समझ आया?
लिखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल, PARAMA, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। पैरा में क्या होता है, कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ जो कुछ मैग्नेटिक लाइन से फ्लो करेंगे तो हल्का फुल्का मैग्नेट बनेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, हल्का फुल्का मैग्नेट बनेगा। ठीक है, हल्का फुल्का मैग्नेट बनेगा। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जब उनके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस पास होती हैं तो वो कुछ ही मैग्नेट बनते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनते मैग्नेट। मतलब क्या स्ट्रॉन्ग और कुछ मैग्नेट बनने का मतलब, वो मैग्नेट बन के उनके पास कोई आयरन का पीस इतनी दूर रखा तो वो उसको नहीं खींच पा रहा, बिल्कुल पास लेकर के तब उसने खींचा। समझ गए? जो स्ट्रॉन्ग होएगा ना वो इतनी भी दूर रखोगे तो खींच लेगा, जो हल्का फुल्का होएगा उसने क्यों खींच लेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ने अपनी बाउंड्री बड़ी बनाई होती है, जो कम मैग्नेट का होता है उसकी बाउंड्री छोटी होती है। समझ रहे हो? लिख लो इसकी डेफिनेशन। पहले तो इसके अंदर ये लिखो, इन दिस मटेरियल dipoles are present before applying magnetic field। डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले डाइपोल्स प्रेजेंट नहीं थे, इसके अंदर होते हैं। सर ऐसा क्या? इलेक्ट्रॉन सुने हैं ना, पेयर्ड किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के अंदर, ब्लॉक्स होते हैं, उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका ना, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, ठीक है, डाइपोल्स प्रेजेंट थे, ये डाइपोल, ठीक है, ये जो मूवमेंट है ये ऐसे करके ये दोनों ने पेयर बना लिया। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा था, वो उससे उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा था। स्पिन मतलब एक अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा था तो दूसरा उस डायरेक्शन में घूम रहा था, तो कैंसिल हो गया। इन दोनों ने भी कैंसिल कर लिया, एक सिर्फ बच जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब जो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर पेयर ना बनाए। अगर वो पेयर नहीं बना रहा ना तो उसकी वजह से डाइपोल आ जाता है। समझ गए? जबकि डायमैग्नेटिक में ऐसा कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए उसमें डाइपोल पहले से प्रेजेंट नहीं होता। रीजन ये है, दिमाग पे जोर नहीं डालना, बस ये समझ लो डाइपोल बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होते, इसके अंदर होते हैं। डायमैग्नेटिक के अंदर नहीं होते, इसके अंदर पहले से मटेरियल के अंदर पड़े होते हैं। समझ गए? रीज़न उसका ये था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। तो बस वो ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना, ये ऐसा कोई नहीं पूछता, वो भी कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके अंदर मटेरियल के अंदर पहले से डाइपोल प्रेजेंट होते हैं। कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही डायरेक्शन में हो। टेढ़े मेढ़े पड़े होते हैं रैंडमली, जिसको कहते हैं रैंडमली का मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी पड़े हैं, किसी भी डायरेक्शन में पड़े हैं डाइपोल। बनाओ डायग्राम इसके नीचे। अच्छा, बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब H 0 है, H 0 मैग्नेटिक फील्ड 0 है ना, हमने अप्लाई तो करी नहीं है। जब अप्लाई नहीं करी तो H की वैल्यू क्या है? 0 है। जब H की वैल्यू 0 है तब डाइपोल्स प्रेजेंट है। सिंपल सा मीनिंग यही हो गया। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगी तब डाइपोल प्रेजेंट है। H मैग्नेटिक फील्ड ही होता है ना, नहीं लगी मतलब 0। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में तो बना देना, नॉर्थ साउथ, कोई भी एक पर्टिकुलर बना दो। पहले नॉर्थ साउथ बना दिया तो साउथ नॉर्थ, फिर नॉर्थ साउथ, फिर साउथ नॉर्थ।
हो गया क्लियर? आफ्टर अप्लाइंग अ मैग्नेटिक फील्ड, हमने अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट इक्वल टू जीरो। इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब H की वैल्यू अब जीरो नहीं रही। अब जीरो नहीं रही है, अब कोई ना कोई वैल्यू होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो लगा दी, H मैग्नेटिक फील्ड ही होता है ना। मान लो हमने दो मैग्नेटिक फील्ड लगाई, दो लाइंस फ्लो कर रही है, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी? दो। बट जीरो तो नहीं हुई, नॉट इक्वल टू जीरो लिखते हैं। कई बार पेपर में ऐसा आ जाता है, तो इसलिए लिखवा रहा हूँ, बाद में कहीं कंफ्यूज हो जाओ। आफ्टर अप्लाइंग अ मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल्स अलाइन यार तुम, मैं लिखवा तो रहा हूँ, कहीं भूल तो नहीं जाओगे। मूव लिख लेना ब्रैकेट में, मूव इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है जिस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक में क्या था? उल्टे मूव करते थे, इसमें क्या है? सेम में मूव करते हैं। सारे क्या आ जाएंगे? सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। मान लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाई है, तो सारे क्या आ जाएंगे? अपने डाइपोल ऐसे आ जाएंगे कि अंदर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी। समझ गए? समझ गए ना? इसमें सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं। इसके बाद ये बना लो, सारे एक ही डायरेक्शन में घूम गए। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में मैंने बाहर से फील्ड लगाई थी। ये बाहर वाली फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये अंदर वाली है। साउथ से नॉर्थ फ्लो करती है ना अंदर, तो मटेरियल के, समझ रहे हो? आ रही है समझ? आगे बताओ क्या लिखना है? एम वाला फॉर्मूला लिखो फटाफट से, बिना देखे याद करो। एम वाला फॉर्मूला क्या था? एम इज इक्वल टू एक्सएम एच। इसके बाद क्या लिखोगे? एम इज इक्वल टू एक्सएम एच। उसके बाद क्या लिखोगे? क्या देखने को मिला? एम एंड एच आर इन सेम डायरेक्शन। एम और एच किस में है? सेम डायरेक्शन में। एम डाइपोल की मूवमेंट थी, एच मैग्नेटिक फील्ड था, डाइपोल भी उसी डायरेक्शन में बने जिस डायरेक्शन में एच था। लिखो एम एंड एच आर इन सेम डायरेक्शन। ये फॉर्मूला लिखने के बाद एम एंड एच आर इन सेम डायरेक्शन, एम एंड एच आर इन सेम डायरेक्शन, एम एंड एच आर इन सेम डायरेक्शन। जिसकी वजह से क्या देखने को मिला? हम पीछे पढ़कर आए हैं, अगर एम और एच सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एक्सएम की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन जीरो। एक्सएम की वैल्यू क्या होगी? लिख के डब्बे में पाओ, स्टार मार्क करो। एक्सएम क्या हो गया? ग्रेटर देन जीरो। एक्सएम ग्रेटर देन जीरो। उसके बाद हमने क्या देखा? म्यू आर का फॉर्मूला लिखो फटाफट। म्यू आर का फॉर्मूला, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्सएम, 1 प्लस एक्सएम। अगर एक्सएम ग्रेटर देन जीरो हो गया, जीरो से बड़ा हो गया, 0.1 हो गया, तो 1 में जब 0.1 ऐड करेंगे तो 1.1 आएगा, तो ये 1 से बड़ी वैल्यू होगी, 1 से बड़ी वैल्यू होगी। एक्सएम अगर 0 से बड़ा है, 0.1 ले लिया, तो 1 में 0.1 जब ऐड करेंगे 1 से बड़ी वैल्यू जाएगी। हाँ, हर बार जाएगी 1 से बड़ी वैल्यू। तो क्या देखने को मिला? म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। ये उतार के ये लिखो, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। इसको भी डब्बे में डालो। म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, म्यू आर ग्रेटर देन 1। म्यू आर 1 से बड़ा है, म्यू आर 1 से बड़ा है, मतलब म्यू आर अगर 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1, 1.1 है, ठीक है, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी? म्यू नॉट म्यू आर 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 1.1। 4 को 1.1 से मल्टीप्लाई करा कितना आया? 4.4 पाई इंटू 10⁻⁻7 आया। म्यू आर की वैल्यू 1.1 निकाली कि नहीं? अभी उसको वहां पुट करा कि नहीं? 1.1 को 4 से मल्टीप्लाई करा कितना आया? 4.4 पाई इंटू 10⁻⁻7 आया कि नहीं? उसके नीचे लिख लो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7
ये 4 पाई है, वो 4.4 पाई है, ये म्यू नोट है, वो म्यू है। तो क्या देखने को मिला, म्यू बड़ा हो गया म्यू नोट से। इसको भी डब्बे में पाके स्टार मार्क कर लो, हो गया बड़ा। लास्ट में अब तीनों चीजें लिख लो, एक्स एम ग्रेटर देन 0, म्यू आर ग्रेटर देन 1, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट। बस ये पैरामैग्नेटिक के लिए हो गया। अब फटाफट से समझ आया, पहले समझाया इसलिए फटाफट से समझ आ गया। एक बार और रिवाइज करोगे घर जाके और समझ आएगा, 2 बार और रिवाइज करोगे पल्ले ही पड़ जाएगा। पहले ये, उसके बाद ये, फिर ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद यहाँ से ये, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू, फिर उसके बाद ये, यहाँ से ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? लिखो नेक्स्ट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जब ये डब्बे में 3 चीजें पाओ ना, इसके साइड पे लिख लिया करो पैरा, साइड पे लिख लिया करो पैरामैग्नेटिक, दोबारा लिख लिया करो, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। ताकि हमने जब रिवीजन करनी है, जब बहुत अर्जेंट रिवीजन करनी है, तो डब्बे वाले चीजें पढ़ के जानी है, बस समझ गए। लिखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, अब ये नहीं था ऑनलाइन में, इसलिए इसको सेपरेट करके करवाया। ये नहीं था ऑनलाइन में, पढ़ा होगा, ये नहीं था, ये नहीं था, इसलिए अब इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट करवाया, इसलिए क्लासेस स्टार्ट करवाई हैं। अभी और एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि ये आ चुका है, इसलिए इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी बनती थी। ये आ चुका है, ये टॉपिक आ चुका है, 3 दिन के 3 टॉपिक, तीनों में से क्वेश्चन आ चुके हैं। हाँ, ये कोई भी पेपर खोल के देख लेना, चाहे एसएससी, चाहे कोई भी आरआरबी, सब आ चुके हैं। ये बेसिक होता है, इसको कहते हैं बेसिक, मेरी लैंग्वेज में इसको कहते हैं बेसिक। इलेक्ट्रॉन को मैं बेसिक नहीं मानता, वो तो केमिस्ट्री में तुम कितना ही पढ़ चुके हो पहले से। कर दूं ना इरेज? चलो लास्ट लिखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरो, FERRO, FERRO, मैग्नेटिक मटेरियल। ये हम यूज़ करते हैं मशीन में, ये हम यूज़ करते हैं मशीन में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जहाँ भी कोर भी देखोगे, कोर भी फेरोमैग्नेटिक का बना होता है। हर जगह मशीन में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया? क्या लिखोगे? डाइपोल्स आर, लार्ज नंबर ऑफ डाइपोल्स आर प्रेजेंट। उसके अंदर थोड़े से प्रेजेंट थे ना, इसके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लार्ज डाइपोल्स आर प्रेजेंट बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। ये लिख लो यार, अब तो लिख लोगे, एक ही चीज़ है। बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब व्हेन H इज 0, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ डाइपोल्स प्रेजेंट हैं, काफ़ी सारे डाइपोल्स प्रेजेंट हैं, किसी भी डायरेक्शन में प्रेजेंट हैं, ठीक है। समझ गए? लार्ज नंबर ऑफ डाइपोल्स प्रेजेंट है। क्लियर? उसके बाद आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑल डाइपोल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अब ये स्ट्रांगली मूव होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ डाइपोल्स प्रेजेंट है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ज़्यादा नंबर ऑफ डायरेक्शन में, मतलब ज़्यादा प्रेजेंट है ना, तो एक ही डायरेक्शन में आने से ये स्ट्रांगली मैग्नेट बन जाता है। पैरामैग्नेटिक इतना स्ट्रांगली नहीं बनता, क्योंकि उसके अंदर डाइपोल्स कम प्रेजेंट होते हैं, ये स्ट्रांगली मैग्नेट बनता है, ठीक है। सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में अगर मैंने लगाई है
तो सारे इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। ठीक है, ये ज़्यादा सारे बना लेना, मैंने तो थोड़े से बनाए हैं, अंदर से भी यही डायरेक्शन आ गई। क्लियर? क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है, जिसके कारण इसका XM बहुत ज़्यादा 0 से बड़ा होता है। ठीक है, वैल्यूज़ होती हैं इसको डबल, हाँ 0 से ज़्यादा बड़ा होता है, डबल अंडरलाइन करते हैं। जैसे मान लो हमने उसमें XM की वैल्यू, तुम्हें मैंने एग्जांपल से तो 0.1 समझा दी, कई बार 0.001 होती है। ठीक है, अगर उसमें इतनी है तो इसमें 0 से बहुत बड़ा है तो इसमें होगी 0.1, ऐसे ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, अगर डाया में 0 से बड़ी है बट ऐसे बड़ी है 0.001, तो उसमें ज़्यादा बड़ी का डबल का मतलब क्या होता है, ज़्यादा वैल्यू बड़ी है तो इसमें 0.1 आ गया। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ये लिखना है XM इज डबल ग्रेटर देन 0, ये ऐसे लिखना है, वेरी मच ग्रेटर देन 0, वेरी मच ग्रेटर देन 0। ये आएगा, ये डबल ही आएगा ऐसे ही पेपर में भी, ये किस में तुम्हें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर ये बड़ा है तो म्यू आर भी वेरी मच ग्रेटर देन 1, वेरी मच ग्रेटर देन 1। अगर वेरी मच ग्रेटर देन 1 है तो म्यू भी वेरी मच ग्रेटर देन म्यू नॉट। ठीक है, अब दोबारा से एग्जांपल देके समझाने की लोड़ तो नहीं है। ठीक है, समझ आ गई? समझ आई? अब एक हिस्टैरिसीस लूप पता है, हिस्टैरिसीस लूप पढ़ा है? हिस्टैरिसीस लूप ये वाला पढ़ा है? ये पता है इसी से रिलेटेड होता है। कैसे रिलेटेड होता है, ये क्यों बनता है, ये समझा देता हूँ मैं क्यों बनता है। ठीक है, ये क्यों इससे रिलेटेड होता है इसमें समझ लो, फिर ट्रांसफार्मर में भी समझा दूंगा। सबसे पहले इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड जब दी ना इस मटेरियल को, तो सारे के सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, एक डायरेक्शन में आ गए, और वो जब एक डायरेक्शन में आ गए तो कहाँ ध्यान, क्या क्या कहाँ एक डायरेक्शन, यहीं फोकस रखो, यहीं एक डायरेक्शन में आ गए ना जब, तो वो मैग्नेट बन गए। जब सारे एक डायरेक्शन में आ गए तो वो मैग्नेट बन गए। इसमें क्या चक्कर होता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे ना, मटेरियल को उठा के ले आए बाहर, दोनों मैग्नेट में पड़ा था उसको उठा के ले आए बाहर, तब भी वो मैग्नेट बना रह जाएगा, मैग्नेट बना रह जाएगा। उसको कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है, बचा हुआ। रेजिडुअल को क्या कहते हैं, बचा हुआ। उसमें फिर भी मैग्नेटिज्म क्या बच जाता है, क्या हो जाता है, बच जाता है। क्या हो जाता है, बच जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे है। फेरो का क्या मतलब, टाइम का क्या, नहीं थोड़े टाइम के लिए। ट्रांसफार्मर को जब हम करंट फ्लो करवाते हैं ना, और जब हमने उसका ट्रांसफार्मर को बंद कर दिया, तब भी वो थोड़े टाइम के लिए उसका कोर मैग्नेट बना रहता है, क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। एकदम से जीरो नहीं हो जाता उसके अंदर मैग्नेटिज्म, तब भी थोड़ा सा रहता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्लियर हुआ? ठीक है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अब एक ना बी आता है, बी को क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सर ये क्या है, ये कुछ नहीं है। जब डेंसिटी किसको कहते हैं, घना, किसको कहते हैं, घने को। अब तुम जंगल में गए, जंगल में तुमने पेड़ देखे, फॉरेस्ट देखे, बिल्कुल पास पास लगे हुए थे, तो हम क्या कहते हैं, घना जंगल। क्यों कहते हैं उसको घना जंगल, क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें वृक्ष पास पास लगे हुए थे, बिल्कुल पास पास लगे हुए थे ना, तो उसको क्या कहते हैं हम, घना जंगल है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, डेंस फॉरेस्ट। क्या कहेंगे, डेंस फॉरेस्ट।
सेम इसी के अंदर अगर मटेरियल में मैग्नेटिक लाइंस बहुत सारी हैं और पास पास हैं, उस मटेरियल में हम क्या कहेंगे कि उस मटेरियल की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हाई है। कुछ भी नहीं है, समझ गए? डेंस से समझो, मैग्नेटिक लाइंस ज़्यादा तो उसकी बी वैल्यू ज़्यादा। समझ गए? क्लियर हुआ? समझे? लिखवा दूंगा इसको मैं, अभी तो सिर्फ हिस्टैरिसीस लूप समझा रहा हूँ ना, उसके लिए बी को समझाना जरूरी था, इसको मैं कल लिखवा दूंगा। ठीक है? हिस्टैरिसीस लूप देखो कैसे होता है, ये मैं इसको पूरा क्लियरली लिखाऊंगा किसमें, ट्रांसफार्मर में। अभी इसके साथ समझ लो, ये एच होता है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या होता है, बी होता है। ठीक है? वाई एक्सिस पे क्या होता है, बी। इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है? इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है? कहने का मतलब क्या होता है, मटेरियल में हमने जैसे जैसे, ये 0 पॉइंट होता है, कौन सा होता है, 0 पॉइंट। हमने जैसे जैसे एच बढ़ाया, हमारा बी भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई तो उतना मैग्नेटिक लाइंस मटेरियल के अंदर से फ्लो होनी स्टार्ट होगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई का क्या मतलब होता है, ये मटेरियल है, अभी तो 2 लाइंस आ रही थी, हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी, 2 और लाइंस बढ़ गई, और बढ़ा दी, और लाइंस बढ़ गई, और बढ़ा दी, मैग्नेटिक फील्ड और लाइंस बढ़ गई। तो जब ये सारी लाइंस मटेरियल के अंदर जानी स्टार्ट हो जाएंगी तो हम क्या कहेंगे, इसका बी वैल्यू बहुत ज़्यादा, डेंसिटी बढ़ गई। जब मटेरियल के अंदर एंटर करेगी तब बढ़ेगी डेंसिटी, बाहर रहेगी तो मैग्नेटिक लाइंस ही है। समझ गए? अब देखो, जैसे जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, मटेरियल का बी बढ़ना स्टार्ट हुआ। मान लो यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर इसका भी 1 हुआ, और बढ़ाया, और बढ़ा, और बढ़ाया, और बढ़ा। ठीक है? और बढ़ाया, और बढ़ा। ठीक है? समझ गए? अब ये बढ़ाई हुई चीज़ मैं हटा रहा हूँ तो मैं सिंपल वे में दिखाता हूँ। बढ़ाया 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 बढ़ाया, एक पॉइंट पे जाके रुक गया। ठीक है? अब मैं एच बढ़ा भी दूंगा ना, बी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कुछ मटेरियल कैसे होते हैं, कुछ मटेरियल में ना जब एक डाइपोल्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है? मतलब डाइपोल होली होली अलाइन हो रहे हैं। 4 डाइपोल थे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लगाई, 2 डाइपोल उस डायरेक्शन में अलाइन हो गए, मैग्नेट बन गया। और लगाई फील्ड, ये 2 भी हो गए और लाइन, और लगाई फील्ड, जितने डाइपोल्स थे सारे हो गए। जब सारे डाइपोल हो जाएंगे ना एक ही डायरेक्शन में अलाइन, उसके बाद तुम बाहर से चाहे मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाओ, डाइपोल पे तो कोई असर नहीं, वो तो कहेगा हम तो हो गए अलाइन। अब तुम हमें क्या कर रहे हो अलाइन, उस चीज को कहते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन के मटेरियल सैचुरेट हो चुका है, अब नहीं इससे आगे जाएगा, अब नहीं इससे आगे मैग्नेट बनेगा, अब नहीं इससे आगे डेंसर होगा। समझ गए? तो इसलिए ये लाइन ऐसे करके हो जाती है। ठीक है? अब क्या होता है देखो, यहां तक आगे सैचुरेट हो गया यहां तक, उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड को घटाना शुरू करा। कैसे घटाना शुरू करा, यहां से मैग्नेटिक लाइंस लगी हुई थी, अब हमने उल्टी साइड से लगानी शुरू कर दी, तो ये वापस ला रहे हैं हम, ये वाली वैल्यू को घटाने लग रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटना स्टार्ट हो जाएगा, ये बी भी घटना स्टार्ट हो जाएगा। पर जब हम ये वाली वैल्यू को 0 कर दिया, एच वाली वैल्यू को 0 कर दिया, बट बी वाली वैल्यू अभी भी है। क्यों है? क्योंकि हमने मटेरियल को पूरा ही बाहर निकाल दिया मैग्नेटिक फील्ड से, बट उसके अंदर मैग्नेटिज्म क्या रह गया, स्टोर रह गया, स्टोर रह गया। तो इस चीज को कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है? इस चीज को कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अभी सब समझ आ जाएगा एक बार, हर चीज को एक दम नहीं समझ आती, कोई चीज होली होली समझ आएगी, मैं रिपीट करूंगा और समझ आएगी आगे जाएगा। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अब हमने क्या सोचा कि इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को खत्म करना जरूरी है। क्या करो, उस मटेरियल को उन मैग्नेट्स में ले जाके रख दो जहां पर उल्टी मैग्नेटिक लाइंस फोर्सेस फ्लो कर रही थी। उल्टी मतलब 0 से भी
कम कर दी मैग्नेटिक लाइन। जीरो से कम कब होएगी? जब उल्टी फ्लो करेगी। उल्टी फ्लो करेगी तो जीरो से वैल्यू कम होएगी। हम उसको ऐसे ही दिखाएंगे। हमने इसको कम करा तो ये भी कम होके ये जीरो हो गया। अब बी जीरो हो गया बट एच जीरो नहीं हुआ। बी जीरो हो गया, एच जीरो नहीं हुआ, क्योंकि हमने उल्टे साइड से तो लगा के रखी थी ना। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? कोएर्सिव फोर्स। कोएर्सिव फोर्स वो फोर्स है जब एक मैग्नेट को, जब एक मटेरियल को लगाई जाए ताकि उसका मैग्नेटिज्म खत्म करा जाए, उसको क्या कहते हैं? कोएर्सिव फोर्स। ठीक है, तो ये ग्राफ फिर ऐसे चलता है, ये फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, ये सेम चीज चलती है दोबारा दोबारा। तो इसको हम क्या कहते हैं? हिस्टैरिसीस लूप। हाँ, ये खत्म नहीं होता, खत्म हो जाता है थोड़े टाइम के बाद होता है। हाँ, अपने आप खत्म करना तो थोड़े टाइम के बाद होएगा, तुरंत खत्म करना तो वापस से लगा दो। ठीक है, नहीं ये तो बस समझाने के लिए था, नोट रहने दो, ये ट्रांसफार्मर में कराऊंगा। ठीक है, ये सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ही होता है। हिस्टैरिसीस लूप तुम्हें कहाँ दिखेगा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। अच्छा, एक डायामैग्नेटिक का बना लेना। अगर फेरोमैग्नेटिक में ऐसे है ना, ठीक है, तो पैरा में ऐसे है, पैरा में ऐसे है, डाया में उल्टा है। क्या दिखा रहा है? इस डायरेक्शन में मैग्नेट फ्लो कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी तो उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है। पीछे, अगर पीछे को लगाई मैग्नेटिक फील्ड तो पीछे को आने लग गया ग्राफ, तो ये लाइन आ गई। डाया में क्या था? हमने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाई तो डायपोल उस डायरेक्शन में जाने चाहिए थे, जाते नहीं है। कहाँ जाते हैं? उल्टी डायरेक्शन में, तो ये उल्टी डायरेक्शन में चले गए। जब हमने वापस लगाई मैग्नेटिक फील्ड, जाने कहाँ चाहिए थे? नीचे को, वो ऊपर चले गए। तो ये डाया का ग्राफ है, ये पैरा का ग्राफ है, ये फेरो का ग्राफ है। समझ गए? कल नोट करवा देंगे, कोई चक्कर नहीं। क्लियर हो गया? एक चीज़, एक दिन में कोई नहीं चीज़ सीखते, घबराना मत बिल्कुल भी, आ जाएगा समझ, होली होली आएगा। ठीक है, वीडियो तुम्हारे पास है, जितने मर्जी बारी देखना। ठीक है, बट पढ़ना जरूर, पढ़ोगे तभी कुछ करोगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे।